तो नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं टीचर्स नॉलेज। सबसे पहले एक टीचर को देखना है कि जब वह टीचर बनता है तो टीचर का सबसे पहले जब पढ़ाने से पहले कि कौन से कंटेंट को वो पढ़ा रहा है, तो टीचर का नॉलेज में कंटेंट नॉलेज होना चाहिए, उसका पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज होना चाहिए, फिर उसके पास करिकुलर नॉलेज होना चाहिए। यानी कि अगर यदि बेसिकली बात किया जाए तो एक टीचर के पास कम से कम ये जो 3 नॉलेज है टीचिंग के लिए वो बेसिकली उसके पास होना ही चाहिए। फर्स्ट हो गया कंटेंट नॉलेज, सेकंड हो गया आपका पेडागोजिकल नॉलेज, थर्ड हो गया आपका करिकुलर नॉलेज। तो कंटेंट नॉलेज अगर बात करें तो एक टीचर का कंटेंट नॉलेज किस तरह से होना चाहिए। अगर एक मैथमेटिक्स के टीचर, एक गणित के शिक्षक गणित के किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए जाता है तो सबसे पहले जो विषय वस्तु पढ़ाना है उसके बारे में उसको अच्छे ढंग से उसके पास उसका नॉलेज होना चाहिए कि क्या हमको पढ़ाना है, इस टॉपिक में पढ़ाना है तो उसका सीक्वेंस किस तरह से होगा, स्टार्ट कैसे करना है, इन सभी के बारे में उसके विषय वस्तु के उसका गहरा नॉलेज होना चाहिए। अध्ययन करके उसको टीचर को क्लास में आना चाहिए। तो फर्स्ट नॉलेज वो टीचर के पास होना चाहिए। सेकंड नॉलेज क्या कहते हैं, शैक्षणिक विषय वस्तु ज्ञान, यानी कि पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। अब पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज के अंतर्गत एक टीचर में उसके पास जो टीचिंग मेथड्स है, जो टीचिंग स्किल है, जी कौन सा टॉपिक, कौन सा विषय वस्तु वह किस ढंग से पढ़ाना चाहता है, उसके बारे में उसको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एक मिनट, फिर कोई अभी ज्वाइन होना चाह रहा है। एक अंकिता है, दूसरा नागेंद्र। ओके, नाउ इस प्रकार से एक टीचर के पास बेसिकली ये 3 प्रकार का उसके पास ज्ञान होना चाहिए। तो शैक्षणिक विषय में क्या होना चाहिए कि जो विषय वस्तु वह पढ़ाना चाह रहा है, जो शिक्षक उसे पढ़ाना है, वह विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड का उपयोग करना है, स्टूडेंट्स को देखते हुए कि किस मेथड से मैं पढ़ाऊंगा कि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा उसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार का जो उसके पास टीचर का जो ज्ञान होना चाहिए, समझने का जो शक्ति होना चाहिए, उसका जो रणनीति होना चाहिए, स्ट्रेटजी टीचिंग का होना चाहिए, इस प्रकार का यदि उसके पास नॉलेज है तो इसे ही हम लोग पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज कहते हैं। पेडागोजिकल, बेसिकली पेडागोजिकल कहने का मतलब ही हो जाता है कि टीचिंग नॉलेज। आपके पास पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए कि किस ढंग से पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, किस प्रकार से पढ़ाएं, पहले किसको पढ़ाएं, बाद में किसको पढ़ाएं, कहाँ कहाँ पर बच्चे से मोटिवेशन करे, कहाँ कहाँ से फीडबैक ले, इस प्रकार का उसका पास शैक्षणिक ज्ञान होना चाहिए। थर्ड में है करिकुलर नॉलेज। करिकुलर नॉलेज यानी कि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम का, पाठ्यचर्या का उसके पास ज्ञान होना चाहिए कि पाठ्यक्रम में क्या क्या मेरा पाठ्यचर्या में दिया हुआ है, कौन से यूनिट में कौन सा हमको टॉपिक मिला है, पहला यूनिट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है। अगर उसके पास टॉपिक का नॉलेज है, अगर उसके पास शैक्षणिक विषय वस्तु का नॉलेज है, अगर उसके पास पाठ्यचर्या का नॉलेज है, तभी वह अपने टीचिंग को अच्छे ढंग से इफेक्टिव बना सकता है। वरना क्या होगा, उसका टीचिंग सही से इफेक्टिव उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। ये क्लियर है? 3 प्रकार के ज्ञान होना चाहिए एक शिक्षक के पास। आप लोग को ये समझ में आया 3 पॉइंट? यस सर। यस सर, ओके। तो इस प्रकार से क्या है कि इफ टीचिंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज अरिस्टोटल क्लेम्स। अरस्तु के द्वारा अरिस्टोटल जो क्लेम करता है वह कहते हैं कि जो टीचिंग है वह सबसे हाईएस्ट, उच्च कठि के उच्चतम रूप है।
शिक्षण जो है वह सबसे उच्चतम रूप है जो समझ के कौन से यानी कि कौन से रूप में है, ये आपको यहाँ पे एक शिक्षण के द्वारा कहा जाता है। और हम क्या समझते हैं स्पष्ट करने के लिए एक रूपा किस तरह से विकसित करते हैं। पढ़ाने के लिए स्टूडेंट को समझाने के लिए हमको एक रूपरेखा तैयार करना पड़ता है, यानी कि पढ़ाने के लिए आने से पहले हमको उसका लेसन प्लान बनाना पड़ता है कि किस ढंग से हमको पढ़ाना है, उसका रूपरेखा तैयार करना पड़ता है। तो यह रूपरेखा तैयार करना एक शिक्षक के लिए बहुत ही जटिल समस्या भी है। शिक्षक के ज्ञान की मूलभूत आवश्यकता का ही ये हिस्सा है। इस प्रकार से यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल रिक्विजिट्स ऑफ द टीचर्स नॉलेज। टीचर के ज्ञान का ये सबसे महत्वपूर्ण समझ है, जटिल समझ है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहला फर्स्ट कंटेंट नॉलेज। हमने कंटेंट नॉलेज का बेसिकली तौर पे सिंपल शब्दों में हमने उसके बारे में पढ़ा। फिर पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज को हम लोग छोटे मोटे शब्दों में पढ़ा। फिर हम लोग करिकुलर को पढ़ा। अब उसको क्या करेंगे, थोड़े से बृहद के रूप में पढ़ते हैं। तो ये जो कंटेंट नॉलेज है विषय वस्तु है। तो विषय वस्तु क्या है कि टीचर्स नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ क्लेम ऑफ द डिसिप्लिन एंड इंटरप्रेटिव कम्युनिटी as well as be able to explain why these expected truth claim are warranted। अब यहाँ पे देखिए कि कह रहे हैं कि शिक्षक को एक अनुशासन और व्याख्यात्मक समुदाय के सत्य दावों को समझने के साथ साथ यह समझाने में भी सक्षम होना चाहिए। एक शिक्षक क्या करेंगे, वह खुद भी समझेगा और वह स्टूडेंट को समझाने के लिए भी वह सक्षम होना चाहिए कि इन स्वीकृत सत्य दावों को वह आवश्यकता क्यों है। यानी कि कोई भी यदि वह पढ़ा रहे हैं तो वह सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, इसे उसको समझाना जरूरी है। इससे सत्य को उसको आवश्यकता है, उसको स्वीकृत करना है कि क्यों हम लोग इस तरह से करते हैं। टीचर खुद भी समझेंगे, स्टूडेंट को समझाने का ये क्षमता उसके पास होना चाहिए। अब उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए, example of family and consumer sciences teacher would be able to explain what an effective resume would look like a appropriately tailors a cover letter। आप देखिए कि आपका कहीं भी कुछ तरह से यदि क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें उदाहरण पूछा जाता है कि आप टीचर्स ज्ञान से क्या समझते हैं या स्टूडेंट्स अपने क्लास को अच्छे ढंग से समझने के लिए किस प्रकार से कोशिश करते हैं, उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो ये जो उदाहरण है, उदाहरण के द्वारा अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें उदाहरण जोड़ देते हैं कि इसके द्वारा बताइए, या एक बच्चे के बारे में समझाते हुए बताइए, ये वहां पे ऐड करेगा। तो आप ये सारे जितने भी कंटेंट नॉलेज ये जो पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, आपको एग्जाम्पल को ऐड करना वहां पे आना चाहिए कि किस प्रकार कौन सा टॉपिक में कौन सा एग्जाम्पल को हम जोड़ेंगे ताकि मेरा जो है इफेक्टिव हो जाए। तो यहाँ कहते हैं एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, एक परिवार और उपभोक्ता विज्ञान शिक्षक यह समझने में सक्षम होगा कि एक प्रभावी रिज्यूम में कैसा दिखेगा, या फिर कैसा एक रिज्यूम जब भी बनाते हैं तो किस प्रकार से वह बनाना चाहिए, या उचित रूप से एक कवर लेटर कैसे तैयार करेंगे। एक अच्छे ढंग से आपको कहीं भी आप अपने इंटरव्यू के लिए रिज्यूम बनाते हैं तो वो रिज्यूम क्या होना चाहिए, एक अच्छे ढंग से आपको बनाना आना चाहिए। और वह रिज्यूम क्या होता है, अच्छे से एक लिफाफे के अंदर हम लोग चिट्ठी को या रिज्यूम को भर के पोस्ट करते हैं। तो ये सारे एक क्या है, कला है। तो उसी प्रकार टीचर के पास भी ये आपका कंटेंट वस्तु को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए उसका पास ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से उसको हम कैसे कवर करें, कैसे अच्छे से रिज्यूम को बनाएं, यानी कि किस ढंग से अच्छे से सिलसिलेवार से हम कंटेंट को सजाएं, किस तरह से अच्छा मैं बेहतर कर सकता हूं, इसके बारे में टीचर को समझ होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज क्या है, यानी कि शैक्षणिक विषय वस्तु ज्ञान। पढ़ाने का जो विषय वस्तु है
वो ज्ञान आपके पास होना चाहिए। कहते हैं कि टीचर्स नीड टू अंडरस्टैंड द टीचेबिलिटी ऑफ द कंटेंट, यानी कि कोई भी वस्तु पढ़ाने का जो उसके एबिलिटी होना चाहिए। शिक्षकों को विषय वस्तु के शिक्षण योग्यता को समझने की जरूरत है। सर आपका आवाज बहुत कट कट के आ रहा है। आवाज कट रहा है? बहुत कट रहा है क्या आवाज? सर बहुत कट के आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। तो फिर नेटवर्क तो ठीक है। आपके उधर बारिश हुआ है क्या? नहीं सर, हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हुआ है, बस हवा चल रही है। अरे मेरे इधर थोड़ा थोड़ा हो रहा है, उससे कट रहा है क्या? और मेरा लगता है कि यहाँ के नेटवर्क का ही ऐसे ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि कल भी था। अब जब मैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे कनेक्ट किया, यानी कि पहले क्या था, जियो था, जियो से फिर मैंने आइडिया पे किया, तो क्या होता है कि मेरा कट जाता है। कटने के बाद फिर मैं जब जुड़ता हूँ तो पता चलता है कि आधा स्टूडेंट तो घट गया। ठीक है, मैं स्लो स्लो नेटवर्क को देखते हुए, ज्यादा स्पीड नहीं, ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा समझेंगे। और आप लोग क्या करेंगे, उसको रीड कीजिए। इंग्लिश वाले क्या है, इंग्लिश को उसको रीड करेंगे। हिंदी वाले हिंदी के लिए भी दिए हैं, बाइलिंगुअल है, तो हिंदी को वहां पे थोड़ा उसको रीड करेंगे कि जो आपका कंटेंट क्या है और हिंदी में उस कंटेंट के बारे में क्या दिया गया है, उसको आप रीड करेंगे तो थोड़ा वहां पे आप भी थोड़ा समझेंगे। और मैं जैसे बोलूंगा तो उससे क्या होगा, आपका और भी क्लियर होगा। जो समझ में आएगा वहां पर क्लियर होते जाएगा। अगर नेटवर्क का कहीं थोड़ा बहुत यदि कट रहा है तो वो आप वहां से पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। आवाज यदि नहीं भी जा रहा है, आप थोड़ा उसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं स्टार्ट करूं? यस सर। यस, ओके। तो पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज शिक्षक को विषय वस्तु की शिक्षण योग्यता को समझने की जरूरत है। शिक्षकों का अनुशासन के मूल विषयों के साथ साथ सिखाई जा रही प्रमुख अवधारणा के सर्वोत्तम उदाहरण को स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि एक टीचर जब किसी विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते समय उसको उस विषय वस्तु से रिलेटेड उदाहरण को अच्छा से अच्छा देना चाहिए और उसको उदाहरण के द्वारा स्टूडेंट को वहां पे समझाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि आप एक थ्रोली रीड करते हैं तो उससे कम समझते हैं। अगर एग्जाम्पल वहीं पे देते हैं तो एग्जाम्पल के द्वारा वो अच्छे से समझ जाते हैं। और वैसे ही एग्जाम्पल को देना है जो बच्चा अपना रियल लाइफ में, अपने इन्वायरमेंट में, जिससे वह अवगत होता है, इसी प्रकार से देना है। इसके अलावा शिक्षक को यह भी समझना चाहिए कि अनुशासन की प्रमुख अवधारणा के चित्रण और प्रतिनिधित्व कब उपयोगी होगा। यानी कि कब हमको कोई चित्र दिखाना है या कब हमको किस प्रकार से प्रतिनिधित्व करना है, किस समय पे कौन सा हमको सोर्स उपयोग करना है, इन सभी का एक टीचर के पास ये सारा उसके पास ज्ञान होना चाहिए। कि कब हमको प्रोजेक्ट दिखाना है, कब हमको ऑनलाइन पढ़ाना है, कब हमको ऑफलाइन पढ़ाना है, ऑफलाइन पढ़ाते समय कब हमको बीच में किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछना है, स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे उसको ज्यादा से ज्यादा एक्टिव लर्निंग बनाना है। तो इस प्रकार के पास जो एक टीचर के पास उसके नॉलेज होना चाहिए ना। उदाहरण के तौर पे इसके अलावा शिक्षक को अपने छात्रों के संबंध में विषय की विकासात्मक उपयुक्तता को भी समझने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स का जो विकास हो रहा है, उसका जो विषय वस्तु है, कौन सा सिचुएशन में अब स्टूडेंट्स पढ़ना चाह रहा है, स्टूडेंट्स अभी क्लास लेना चाह रहा है कि नहीं लेना चाह रहा है, तो इसका भी समझ उसके पास होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक अंग्रेजी भाषा कला वाले शिक्षक कक्षा के लिए चुने गए एक निश्चित उपन्यास की पठनीयता और उपयुक्तता का मूल्यांकन करने में सक्षम होना चाहिए। अगर इंग्लिश विषय की बात करें
तो इंग्लिश विषय जैसे पढ़ाते हैं तो वहां पर उसके पास पढ़ाने वाले कोई उपन्यास हो तो उसके पास उपयुक्त मूल्यांकन करने का सक्षम होना चाहिए। अगर एक गणित के शिक्षक गणित के लेके अगर ट्रेंगल को पढ़ाना चाह रहा है, ट्रेंगल के कॉन्सेप्ट को, तो उससे रिलेटेड कोई भी जो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट पे मटेरियल देख रहे हैं उसका उदाहरण देना है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है और दिखाते हुए स्टूडेंट्स वहां पे अच्छे ढंग से वहां पे बताना है। तो इस प्रकार से एक टीचर के पास ये नॉलेज वहां पे होना चाहिए। ये है पेडागोजिकल नॉलेज। कंटेंट नॉलेज क्या है? विषय वस्तु का जो हम पढ़ा रहे हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज क्या है कि जो विषय वस्तु पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ाने का नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से पढ़ाएं, किस ढंग से पढ़ाएं, कहां पर किसका किस तरह से उपयोग किया जाए, कौन सा सोर्स का उपयोग करें, रिसोर्स का उपयोग करें, इसका नॉलेज को हम लोग पेडागोजिकल नॉलेज कहते हैं। नाउ थर्ड पे है करिकुलर नॉलेज। करिकुलर यानी कि पाठ्यचर्या का ज्ञान। आपके पास पाठ्यचर्या का ज्ञान होना चाहिए। तो टीचर्स नीड टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू टीच ए पार्टिकुलर टॉपिक। कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक को टीचर का जो पढ़ाते हैं उसका उसके पास क्या होना चाहिए? डिजाइन बनाना पड़ता है। यानी कि कैसे पढ़ाना है, किस ढंग से पढ़ाना है, पहले क्या है इसके बाद क्या है, पहले यूनिट पे क्या पढ़ाना है, दूसरे यूनिट पे क्या पढ़ाना है, ये इसका पास उसका डिजाइन होता है। सब्जेक्ट एट ए पार्टिकुलर लेवल, कोई एक विशेष पार्टिकुलर लेवल का होता है। जैसे मैथ के लिए मैथ होता है, हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री होता है, सिविक्स के लिए सिविक्स होता है, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री होता है। सबका पार्टिकुलरली उसका एक करिकुलर होता है। तो टीचर शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई, टीचर्स उसे क्या करना चाहिए? पहचानने का लिए योग्य होना चाहिए। एंड इवलेट द स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ योग्यता को इवलेट कर सके। एंड वीकनेस, उसमें क्या वीकनेस है, क्या कमी है, उसको पहचानने के उसके पास क्षमता होना चाहिए। ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज टू टीच पार्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कौन सा मटेरियल का उपयोग करना है इसका नॉलेज होना चाहिए। और टॉपिक्स, for example, maths teacher should be able to describe possible concept that could be on the New York State Regent exam। अब एक क्या है कि एक न्यूयॉर्क स्टेट का एक मैथमेटिक्स टीचर है, वह कहता है कि इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए उसके पास अच्छे से अच्छे उसका पास पॉसिबल डिस्क्राइब करने का उसके पास नॉलेज होना चाहिए। टीचर को किसी भी किसी भी विषय वस्तु का या विषय के किसी विशेष स्तर को पढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए कार्यक्रमों को श्रेणी का वर्णन करने के लिए आवश्यकता होती है, उसमें क्षमता होनी चाहिए। शिक्षकों को विशेष विषयों और विषयों को पढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली शिक्षण सामग्री का, उसके कमजोरी का, उसके लाभ का, इन सबों को पहचान और मूल्यांकन करने में सक्षम होना चाहिए। इस प्रकार से अब हम लोग क्या कहें कि कंटेंट नॉलेज, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, करिकुलर नॉलेज, एक टीचर के पास ये तीन बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। आप लोग को ये समझ में आया तीन क्या क्या है नॉलेज? कोई बताइए तीन कौन कौन सी नॉलेज है जो टीचर के पास होना चाहिए? कोई बताइए एक शिक्षक का कौन कौन सा नॉलेज होना चाहिए टीचिंग के लिए? आवाज जा रहा है? हेलो सर, सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट नॉलेज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? मैंने अभी क्या कौन सा बताया? इंस्ट्रक्शन, अभी बेसिकली तीन प्रकार का नॉलेज, सब्जेक्ट। हाँ, कंटेंट नॉलेज, पेडागोजिकल नॉलेज और करिकुलर नॉलेज। ठीक है, तीन नॉलेज जो है टीचर के पास बेसिकली इसका होना चाहिए। कंटेंट नॉलेज मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं उसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और जब हम पढ़ा रहे हैं तो किस ढंग से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का तरीका का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद करिकुलर का नॉलेज यानी कि पाठ्यचर्या का उसका पास नॉलेज होना चाहिए। ये तीन प्रकार का नॉलेज एक शिक्षक के पास होना सर चाहिए। आपका आवाज कट रहा है। हाँ, नेटवर्क का इशू है थोड़ा इसलिए कट रहा है, तो इसीलिए तो आप सर लोग, है ना, हाँ बोलिए।
आपका समझ नहीं आ रहा सर, कट कट के आता है तो समझ नहीं आता। हाँ, लेकिन आपका आवाज तो क्लियर आ रहा है मेरे पास। सर मेरी तरफ नेटवर्क अच्छा है ना, आपकी तरफ अच्छा नहीं है। ये हो सकता है। अब थोड़ा बरसात भी, थोड़ा पानी हो रहा है तो मैं छत भी नहीं जा पाऊंगा, है ना। ऐसे ही हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, 20-25 मिनट और खींचते हैं, ठीक है। इसको आप लोग रीड कीजिए, आप लोग वहां पे जो स्लाइड देख रहे हैं उसको भी वहां पे पढ़ेंगे। जहां जहां नेटवर्क कट जा रहा है तो आप वहां पढ़ेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा, और जो आवाज मेरा जा रहा है उसको आप वहां पर सुनेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके। बताइए, आप बताइए। आवाज जा रहा है आप? यस सर। है ना। कोशिश करना आप लोग उसको रीड करोगे, हिंदी वाले हिंदी के लिए है, इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश भी किया हुआ है, इसीलिए कि कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाए, मेरा आवाज यदि वहां पर कट जा रहा है तो आप क्या करेंगे, वहां वो स्लाइड को पढ़े हुए तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए स्लाइड, आप वहां स्लाइड को भी थोड़ा देखेंगे और मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी सुनेंगे। कहीं कहीं नेटवर्क इशू से कट रहा है तो आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क इशू हो रहा है तो आप थोड़ा रीड करिए, आपको स्लाइड पे से पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, इन एडिशन टू दिस 3 फोसी, यानी कि 3 केंद्रों के अलावा एक शिक्षक के पास ये 3 जो नॉलेज है, 3 नॉलेज के अलावा एक शिक्षक को एक दर्शन के रूप में होना चाहिए, या टीचर नीड टू डेवलप ए फिलोसफी। एक टीचर क्या डेवलप करेगा, फिलोसफी को डेवलप करेगा, यानी कि दर्शन को डेवलप करेगा, या फिर अपने उद्देश्य को विकसित करने की आवश्यकता होती है, या फिर और पर्पस इन विच दे हैव एन एस्टैब्लिश्ड ओपिनियन ऑन द कंडीशन ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। या उद्देश्य विकसित करने की आवश्यकता होती है जिसमें छात्र सीखने की शर्तें, छात्र सिखाने के लिए उनके लक्ष्यों और कक्षा में इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए इस पर उनकी एक स्थापित राय होनी चाहिए। यानी कि हमको सबसे पहले टीचर को क्या है, एक टीचर को दार्शनिक के रूप में होना चाहिए, फिलोसफर के रूप में होना चाहिए, अपने ऑब्जेक्टिव को वह विकसित करना चाहिए, और अपने ऑब्जेक्टिव को किस तरह से वह प्राप्त कर सकता है, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कैसे कर सकता है, इन सबों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसको अपना एक रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है, उसको समझना चाहिए। शिक्षण और सीखने के एक स्व पहचाने गए दर्शन का विकास और उसका पालन पाठ्यचर्या, विकल्पों, कक्षा प्रबंधों, रणनीतियों और छात्रों के साथ साथ सहयोगियों के साथ संबंधों के लिए शिक्षक के दार्शनिक के रूप में कार्य करना आना चाहिए। यानी कि एक शिक्षक के पास बहुत सारे दायित्व होते हैं, उन दायित्वों में क्या है, सबसे पहले एक शिक्षक के पास दार्शनिक होना चाहिए, उसे दर्शन का विकास करना है, इसके बाद उसका पालन करना है, पाठ्यचर्या के विकल्पों का, कक्षा प्रबंध का, रणनीति का तैयार करना है, छात्रों के साथ साथ जो सहयोगी है उससे क्या करना है, उसके प्रति अपने दार्शनिक के रूप में कार्य करना है। इन सबों की क्षमता का उसको विकास करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे, तो ये मैंने टीचर का नॉलेज के बारे में हम लोग पढ़े। अब हमारा जो टॉपिक है टीचर्स नॉलेज एंड चैलेंजेस, तो टीचर्स नॉलेज और ये जो चैलेंजेस है, तो नॉलेज के अंतर्गत हमने पढ़ा कि नॉलेज कंटेंट नॉलेज होना चाहिए, पेडागोजिकल कंटेंट होना चाहिए, करिकुलर नॉलेज होना चाहिए। अब क्या है कि एक टीचर्स के पास क्या क्या चैलेंजेज आता है, शिक्षण में 7 महत्वपूर्ण और सामान्य चुनौतियां शिक्षक के पास आते हैं। 7 प्रकार के उसके पास चुनौतियां आते हैं। ये
टॉम रेनिंगटन दिसंबर यानी कि 10 दिसंबर 2019 में एक टॉम स्टेरिंगटन के द्वारा बताया गया कि एक शिक्षक के जो है 7 प्रकार के चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब वो 7 प्रकार के कौन कौन सा चुनौतियां हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला है आपका दे स्टिल डोंट गेट इट परसिस्टेंट लर्निंग ब्लॉक्स, यानी कि वे अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि लगातार सीखने में ब्लॉक किस प्रकार से होता है। परसिस्टेंट लर्निंग ब्लॉक, लगातार सीखने के ब्लॉक को वो अभी तक नहीं समझ पाए हैं। ये एक प्रकार का चुनौतियां है, एक शिक्षक का ये एक प्रकार का चुनौती है। अब यह क्या करता है, इट्स ए टफ सिचुएशन, यह एक क्या है, एक सिचुएशन स्थिति जो है वह टफ प्रकार क्या है, यह एक कठिन स्थिति है। डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट्स, जिसमें से आपके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद छात्र यह समझने के लिए संघर्ष करना जारी रखते हैं कि आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। Despite your best of efforts, students continue to struggle to understand what you are trying to explain, यानी कि आप क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं, स्टूडेंट उसे समझने की कोशिश कर रहा है। और can't apply basic knowledge to more complex situation, या सर्वोत्तम समझने के लिए संघर्ष जारी है, या फिर आप समझाने के लिए किस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं, या अधिक जटिल परिस्थितियों में बुनियादी ज्ञान को लागू नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, ये चुनौती उत्पन्न होता है। इट्स वर्थ ट्राइंग टू डायग्नोज मोर प्रीवियसली वेयर द प्रॉब्लम अराइज एंड देन फोकसिंग ऑन ब्रिजिंग द गैप, उसमें जो गैप है टीचिंग पढ़ाने आपके प्रीवियस नॉलेज और पढ़ाने वाले जो नॉलेज है कंटेंट में, दोनों के बीच जो गैप आता है या टीचर और स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग का जो गैप होता है, इसको भरने की आवश्यकता है कि टीचर क्या पढ़ाना चाह रहा है, स्टूडेंट्स क्या उसे समझ रहा है। इन दोनों के बीच में जो गैप है उस गैप को क्या करना है, वहां पे फुलफिल करना है। तो ये पहला यहाँ पर बता रहे हैं, सबसे पहला यहाँ पर है। फिर कह रहे हैं आगे, where the problem arise and then focusing on bridging the gap, recognizing the challenge where this is different for different students, यानी कि उस चुनौती को पहचानना है जहां यह विभिन्न छात्रों के लिए अलग अलग है। यह निम्न प्रकार से कुछ हो सकता है, किस किस प्रकार से अलग हो सकता है, इसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले क्या है कि दे डोंट हैव द प्रियोर नॉलेज रिक्वायर्ड, यानी कि उसके पास आवश्यक पूर्व ज्ञान नहीं है। ये एक आपका चैलेंज हो सकता है कि आप जो कर रहे हैं, स्टूडेंट क्या सुन रहा है और क्या समझ रहा है, इन दोनों के बीच में गैप होने का ये एक रीजन हो सकता है। कौन सा रीजन हो सकता है, दे डोंट हैव द प्रियोर नॉलेज रिक्वायर्ड, यानी कि उसके पास आवश्यक पूर्ण ज्ञान नहीं है। आप जहां से पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले का जो नॉलेज होना चाहिए वो स्टूडेंट्स के पास वहां पे नहीं है, जिस कारण से वहां पे गैप हो जाता है। इसलिए आपकी व्याख्या किसी ऐसी चीज पर होनी चाहिए, ऐसी चीज पर फिक्स नहीं लगाना चाहिए जिससे कि वह पहले से ही समझते हैं। जो कुछ भी वो जानते हैं उससे जुड़ने के लिए आपको कुछ और आगे और पीछे के बारे में जानने की आवश्यकता है। इस प्रकार से नाउ सेकंड पॉइंट पे क्या हो सकता है कि उनके पास याद करने की परवाह की आवश्यकता नहीं है। दे डोंट हैव द फ्लुएंसी इन रिकॉल नीडेड, यानी कि उसके पास याद करने की परवाह की आवश्यकता नहीं है, यानी कि उसको कोई मतलब ही नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, कल क्या पढ़ाई होगा नहीं होगा,
अभी क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, इसके बारे में उसके पास किसी प्रकार का कोई परवाह नहीं है। तो जब नहीं है तो इस कारण से नॉलेज का गैप हो सकता है। डिटेल आर व्यू रिटेनिंग स्किल एंड wickets are the weak. They might need more intense practice over learning the basics before they are ready for more practicing. Smaller steps, one by one, with more repetition. ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाना है कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप सिखाना है, और बच्चों से, स्टूडेंट से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना है ताकि उसे रिकॉल होते रहे, बार बार उसे याद आते रहे। इस प्रकार से रिकॉल होगा तो उसका गैप क्या होगा, फुलफिल हो जाएगा। नाउ थर्ड पॉइंट पे क्या कहते हैं कि अनदर एक्सप्लेनेटरी अप्रोच माइट बी नीडेड, यानी कि जब एक अप्रोच से, एक मेथड से स्टूडेंट नहीं समझ रहे हैं तो वहां पर आपको दूसरा मेथड का उपयोग करने की आवश्यकता है, आपको दूसरे तरीके से वहां पे समझाने की आवश्यकता है। अगर स्टूडेंट एक एग्जाम्पल से नहीं समझ रहा हो तो वहां पर आपको दूसरे टाइप से, दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा स्टूडेंट को समझाने की आवश्यकता है। एक अन्य व्याख्यान दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है, एक अलग मॉडल की आवश्यकता हो सकती है, अधिक काम किए गए उदाहरण के बारे में अधिक चर्चा कीजिए। किसी चीज को बहुत छोटे चरणों में तोड़ना चाहिए, छोटे छोटे स्टेप में तोड़ तोड़ के स्टूडेंट को बताएंगे ताकि उसका नॉलेज गैप फुलफिल वहां पे हो जाए। तो ये है यहाँ पे जो नॉलेज गैप का फुलफिल करने का और वहाँ चैलेंज का ये पॉइंट हो सकता है। नॉलेज गैप जो है इसका ये चैलेंजिंग टीचर के पास आता है। एक टीचर के पास चैलेंज, फर्स्ट चैलेंज में आता है कि स्टूडेंट्स के पास पूर्व ज्ञान नहीं है, या फिर वह याद करने की कोई आवश्यकता को नहीं समझते हैं, या फिर एक टीचर जो है जब स्टूडेंट नहीं समझ रहा है तो उसको दूसरे तरह से, दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा, दूसरे दृष्टिकोण के द्वारा समझाना आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, सम गेट इट। सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट पे हमने चैलेंज पढ़ा, 7 चैलेंजेस है, पहला चैलेंज मैंने पढ़ लिया। अब सेकंड चैलेंज के बारे में समझेंगे हम लोग कि कुछ ऐसे प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, विचलित प्राप्ति हो जाती है। सम गेट्स इट, सम डोंट गेट, डाइवर्जिंग अटेंडेंट, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाइवर्जेंट होता है। स्टूडेंट्स वहां आपस में क्या होते हैं, डाइवर्जेंट होते हैं, अलग अलग विचार वाले, अलग अलग सोच वाले, अलग अलग अपने कैपेसिटी वाले, अलग अलग एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स वहां पे आते हैं। इस कारण से क्या होता है, सब में डाइवर्जेंट उत्पन्न होता है। तो एक टीचर को आप पढ़ाते समय डाइवर्जेंट स्ट्रेटजी का भी वहां पे उपयोग करना आना चाहिए। ये भी एक टीचर का रीजन है नॉलेज गैप का। यहाँ पर चैलेंजेस आता है टीचर्स को पास कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो अलग अलग तरह के विचित्र वाले, अलग अलग सोच वाले, अलग अलग क्षमता वाले, अलग अलग थिंकिंग वाले स्टूडेंट्स रहते हैं एक क्लास में, तो स्टूडेंट्स को समझना मुश्किल होता है एक टीचर का। तो ये भी एक प्रकार का चैलेंजिंग है, यह आसान नहीं है। इसे हर समय शिक्षकों से चुनौती सुनना पड़ता है, चुनौती मिलता है। दे इजंट इजी, यानी कि आसान नहीं है। आई हियर दिस फ्रॉम टीचर्स ऑल द टाइम, मैं टीचर से हमेशा सुनता हूं कि यहाँ पर ये समस्या हुआ, वहां पर वो समस्या हुआ। इफ यू टीच द टॉप, इट्स हार्ड टू फोकस ऑन स्ट्रगल। इफ यू फोकस ऑन स्ट्रगल्स, देयर ए रिस्क that higher attainers trade water costing and without being, यानी कि आपको क्या है, यदि आप शीर्ष को पढ़ाते हैं, कोई टॉपिक को पढ़ाते हैं, विषय वस्तु को पढ़ाते हैं, तो संघर्ष करने वाले पर ध्यान केंद्रित करना कठिन होता है। यदि आप संघर्ष करने वालों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो एक जोखिम में से उच्च प्राप्त करताओं को चुनौती दिए बिना आप नीचे के वाले स्तर पर चला जाते हैं। यानी कि आप ऊपर जो है
एक वाटर फ्लो की बात करते हैं यदि हम, तो ऊपर में एक पानी ऊपर में तैर रहा है, एक पानी के बीच में है, एक पानी के नीचे तल पे है। तो आप यदि बीच वाले पे ध्यान देते हो तो ऊपर वाला तब तक पानी से वह आगे बह के निकल जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, एक पर यदि मैं कंसंट्रेट करता हूं एक प्रकार के स्टूडेंट्स को, तो दूसरे वाले स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो दूसरे की ओर डाइवर्जेंट हो जाते हैं। तो ये भी क्या है, एक चैलेंजेस है, टीचर्स के पास ये भी एक चैलेंज है। नाउ अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है आपका चैलेंजेस में, नो टाइम फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। इंजीनियरिंग इन फाइन ग्राइंड प्रैक्टिस बिफोर मूविंग ऑन। इंजीनियरिंग वाले क्या करते हैं, अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करते हैं, पर्याप्त बारीकी ढंग से अभ्यास करते हैं, तब जाकर वहां पे आपका कंसेप्ट को क्लियर होता है। और यदि आप अभ्यास के लिए आपके पास समय नहीं है, तो ये भी क्या है, आपका एक चैलेंज है कि आपके पास अभ्यास नहीं करते हैं, तो आप अच्छे ढंग से वहां पे टीचर के पास चैलेंज आएगा। Even if we know that practice is key, where does the time come from? I see students move from one barely grasps idea to another without having the time to practice in between. यानी कि बिना प्रैक्टिस किए यदि आप आते हो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट को समझने में वो दिक्कत आता है कि प्रीवियस क्लास में मैंने क्या पढ़ा, क्या उसमें प्रैक्टिस किया, नहीं किया, और आके फिर आगे वाले हम लोग क्लास को अटेंड करते हैं, आगे वाले टॉपिक को पढ़ते हैं, तो फिर वहां पर क्या होता है, ये चैलेंज होता है एक टीचर के पास कि कैसे वो प्रैक्टिस करके नहीं आया, कल मैंने जो पढ़ाया फिर से उसी को हमको पढ़ाना पड़ रहा है। तो बार बार यदि आप बैक जाओगे, पीछे जाओगे, तो आगे आप बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए क्या है कि यहाँ पे राइटिंग टास्क कैन फील लाइक प्रैक्टिसिंग 20 थिंग्स, यानी कि 20 वस्तुओं को प्रैक्टिस करना आना चाहिए, नॉट 2 और 3, केवल 2 और 3 नहीं। वेरी ऑफ्टन वेयर स्टूडेंट्स स्ट्रगल इफ बिकॉज they are not confident or confident with any one bit of the process। इस प्रकार से क्या है कि बहुत बार जहां छात्र इसे संघर्ष करते हैं क्योंकि वे प्रक्रिया के किसी एक बीट के साथ आश्वस्त या धारा प्रवाह नहीं होते हैं, कोई एक के साथ वह नहीं होता है अच्छे ढंग से क्लियरली। तो इसका समाधान यह हो सकता है कि छात्रों के द्वारा सर प्रत्येक भाग कहाँ का, है? हाँ बोलिए। कुछ नहीं सर, आपका आवाज नहीं आ रहा था ना, इसीलिए पूछ। अच्छा अच्छा, हाँ, तो अब जा रहा है आवाज, आवाज जा रहा यस है। सर। यस सर। यस सर। तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं एक टीचर का चैलेंज के बारे में पढ़ रहे हैं। एक 7 चैलेंजेज है जिसमें से हमने फर्स्ट चैलेंज को पढ़ा, सेकंड चैलेंज को पढ़ा, थर्ड चैलेंज पे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो थर्ड चैलेंज में क्या कहते हैं कि स्टूडेंट्स अभ्यास करके नहीं आते हैं, या फिर टीचर जब पढ़ाते हैं वहां पे, तो टीचर भी यदि अभ्यास नहीं करते तो उसके लिए भी यहाँ पे चैलेंज आता है। अब स्टूडेंट आज मैंने पढ़ाया जो वो पढ़ के नहीं जाएगा, कल हम आगे टॉपिक को पढ़ाएंगे तो क्या होगा कि उसे भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये भी क्या है, एक आपका एक चैलेंज है, चैलेंजिंग है। तो इस प्रकार से क्या होना चाहिए कि एक या दो बार प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि अधिक से अधिक बार जितना हो सके उसे अभ्यास कराना चाहिए। अभ्यास करके एकीकृत रूप में उसको विस्तार करना चाहिए, उसका लेखन में लिखवाना चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट के लिए परहैप्स होमवर्क नीड टू बी harm set mainly as time for practice and practice task need to have higher level of repetition with a lot more question of the same type। कहते हैं शायद गृह कार्य का मुख्य रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है, यानी कि जो होमवर्क मिल रहा है उस होमवर्क को आपको घर में अच्छे ढंग से करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभ्यास के लिए और अभ्यास कार्यों के लिए एक ही प्रकार के बहुत अधिक प्रश्नों के साथ साथ उच्च स्तर की पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। आपको जो होमवर्क दिया जाता है टीचर के द्वारा, उन होमवर्क को आपको घर में प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आप अच्छे ढंग से यदि प्रैक्टिस करते हैं, अधिक बार प्रैक्टिस अभ्यास करते हैं, तो फिर आपका अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है
अभ्यास करने की, उन्हें इसे देने की आवश्यकता है, अभ्यास कराने की आवश्यकता है। यदि वे तैयार नहीं है तो आप उन्हें बिंदु से आगे नहीं बढ़ सकते। स्टूडेंट यदि नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप आगे उसको नहीं समझा सकते, एक बिंदु पे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन निश्चित रूप से सभी अभ्यास पाठ के समय के दौरान ही आ सकता है, यह जरूरी नहीं है। इस प्रकार से यदि एक संगीत के टीचर को बात करोगे, म्यूजिक वाले, तो वह जो एक वर्ड को सीक्वेंस में पढ़ाते हैं, यदि आप अभ्यास नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप संगीत नहीं सीख सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे शिक्षण में है, हमारे मैथ गणित के शिक्षण अधिगम में है कि आप यदि किसी के कंसेप्ट को नहीं पढ़ते हैं, थ्योरी उसको फॉर्मूले को याद नहीं करते हैं, तो फिर आगे आप उसको नहीं बढ़ पाएंगे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, यहाँ पे है फोर्थ, यानी कि यहाँ पे है आई कांट गेट अराउंड टू एवरीवन, रियल टाइम चेकिंग फॉर गैप्स इन अंडरस्टैंडिंग। क्या है कि एक टीचर के पास हर एक के पास नहीं जा सकता। अब स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, कहीं कहीं उससे भी ज्यादा है। एक टीचर एक एक स्टूडेंट के पास यदि जाता है एक एक मिनट, तो 50 मिनट्स क्या है उसका कंप्लीट हो जाता है। तो यदि 50 मिनट्स में वो एक एक के पास जाता है तो फिर वो अपने टॉपिक को पढ़ाने में असमर्थ हो जाता है, अच्छे से उसको क्लियर नहीं कर पाता, उसको पढ़ा नहीं पाता है, आगे उसका सिलेबस करिकुलम आगे बढ़ नहीं पाता है। इसलिए क्या है, इट्स सो इजी टू सिट इन ए लेसन and see students that are making their learning gaps where a teacher hasn't noticed। एक पार्ट में एक अच्छे से एक सीक्वेंस में बैठना, एक पार्ट में एक क्लास में बैठना, उन छात्रों को देखना बहुत आसान है जो अपने सीखने के अंतराल को छिपा रहे हैं, जहां एक शिक्षक ने ध्यान नहीं दिया है। एक शिक्षक ने जहां पर ध्यान नहीं देता, उस जगह पे आपको अंतराल को छिपाना आसान लगता है। स्टूडेंट बहुत छिप जाते हैं कि वो टीचर नहीं देख रहे हैं, हम लोग अपना कुछ अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षण में ये भी एक प्रकार की समस्या है, एक कमजोरी है, और इसे दूर किया जाए। सभी मुद्दों के बीच बीच में लाना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सबके सामने लाना चाहिए। हर एक स्टूडेंट से एक दूसरे के फैमिलियर के रूप में बात करना चाहिए, यानी कि उसके बीच में डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट बनाना चाहिए, ताकि अपने समस्या को रख सके, उसको समझने में, उसको पढ़ने में, देखने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रकार से टीचर क्या करेगा, उसको एडजस्ट करना चाहिए। तब हमारा अच्छे ढंग से लर्निंग वहां पे हो सकता है, टीचिंग अच्छे ढंग से हो सकता है। नाउ नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या है कि जो मानसिक में बदलाव है, यानी कि जो माइंड सेट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसका अपना पहले से ऑलरेडी माइंड सेट है कि आज हमको क्लास नहीं करना है। अब जब स्टूडेंट पहले से माइंड सेट बना लिया है, आप कितनों भी उसको पढ़ाओगे, समझाओगे, फिर भी वह लगातार सवालों पे सवाल इधर उधर से अपना क्वेश्चन पूछेंगे, अपना अलग माइंड डाइवर्ट करेंगे। इस प्रकार से क्या टीचर के सर पास स्लाइड नहीं दिख रहा है। स्लाइड नहीं दिख रहा है, बता रहा। नेक्स्ट स्लाइड, ये 5 पॉइंट दिख रहा है, बताना। इसमें 7 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट पे हम लोग है 6 7। नो सर स्लाइड नहीं दिख रहा है। स्लाइड नहीं दिख रहा, रुक जाओ इतना। फिर से स्टॉप करके फिर से शेयरिंग करो क्या, और 5-6 मिनट का ये क्लास है अभी, 5-6 मिनट में जल्दी से ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये 5वें पॉइंट पे है और हम लोग 2 पॉइंट आगे बढ़ेंगे, 6-7 आ रहा। स्लाइड दिखा, बताओगे? नो नहीं सर। सर, नहीं दिख रहा है स्लाइड। अरे यार, ये कैसे हो गया? अच्छा चलो मैं बोल देता हूँ, ज्यादा नहीं है, 3 स्लाइड है, ठीक है,
3 स्लाइड को मैं बोलता हूँ, तब तक यदि नेटवर्क का थोड़ा ठीक हो जाएगा तो आ जाएगा, और नहीं आएगा तो केवल सुन लीजिए। 3 स्लाइड को हम यहाँ पे अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आप लोग वहां पे इसको देखते हैं। ठीक है, 3 स्लाइड है, मैं इसको करता हूँ। और इधर थोड़ा बरसात भी शुरू हो गया है, तो नेटवर्क का अप डाउन लगता है कि हो रहा है। लैपटॉप में तो दिख रहा है कि है, इंटरनेट एक्सेस है। हमारे मोबाइल पे भी तो हाँ, यहाँ भी कनेक्शन दिख रहा है। तो फिर क्या हो जा रहा है? चलो 3 स्लाइड है, 3 स्लाइड को मैं कर देता हूँ, और ज्यादा नहीं लेंगे, 3 स्लाइड है यहाँ पे। तो 5वां पॉइंट है, इफ यू कीप गोइंग बैक आई विल नेवर फिनिश। अगर हम वापस जाते रहेंगे, बार बार उसी को समझाएंगे, तो आगे हम लोग बढ़ नहीं पाएंगे, अपने करिकुलम का जो कवर है उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक प्रकार का समस्या है। पाठ्यचर्या कवरेज बनाम यहाँ पर महारत हासिल करना, तो यानी कि पाठ्यक्रम के एक कम लेकिन सुरक्षित ढंग से संस्करण को समेकित करने का बेहतर होना चाहिए। उसमें उथल पुथल नहीं होना चाहिए, अस्थिर नहीं होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक ढंग से अच्छे से एक सीरियल वाइज उसको हमको पढ़ाना आना चाहिए। अगर नहीं पढ़ाता हूँ तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, नॉलेज चैलेंजिंग होगा, नॉलेज गैप हो जाएगा। ये टीचर के पास चैलेंजिंग इस प्रकार से समस्या आता है कि कैसे हमको खत्म करना है, पाठ्यचर्या को किस तरह से महारत हासिल हमको करना है। इसी में हम लोग क्या करते हैं, अगर आगे में है, इसका हम लोग यदि देते हैं इसका समाधान के लिए, तो इसमें क्या करते हैं कि समाधान करने के लिए आवश्यक है शिक्षक नियमित रूप से स्थापित करे, शिक्षक को थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है, शिक्षण नियंत्रण पे मोड़ लाना चाहिए, उसमें एक दूसरे कंटेंट को जोड़ना चाहिए, स्टूडेंट्स को उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस प्रकार से क्या होगा, उसको ज़्यादा रुचिकर होना चाहिए, स्टूडेंट को समय समय पर धैर्य दृढ़ता लाना चाहिए उसको, और ला के टीचर को खुद अपने पास लाए, फिर स्टूडेंट में भी उसको देना चाहिए। इस प्रकार कोई समस्या यदि आता है तो उसको अपने से अच्छे से उसको रखना चाहिए कि कैसे कौन सी समस्या आ रहा है, उसको हम किस तरह से अच्छे ढंग से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इस प्रकार से यदि आवश्यक हो तो कक्षा में वापस रिपोर्ट के लिए भी कहा जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदेही होगी कि अच्छे से आप लोग रिपीट करके नहीं आते हैं, आपका जो होमवर्क है वो कंप्लीट नहीं करते हैं, तो फिर आप में इस प्रकार से चैलेंजेज आता है। अब ये मेरा देखिए है लास्ट पॉइंट, 7वां पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है, दे जस्ट डोंट डू द वर्क, वे काम ही नहीं करते हैं, या फिर एक कार्य नैतिकता के साथ सहकर्मी संस्कृति को प्रभावित करता है। इन फोकसिंग peer culture with a work ethics, we can take the horse to the water but we can't make it drink। हम एक घोड़े को पानी में ले जा सकते हैं लेकिन उसे पिला नहीं सकते। सेम ये प्रॉब्लम एक टीचर को आता है कि बच्चे को क्लास ले जाता है, उसके सामने वो पढ़ाते हैं, लेकिन उसके अंदर वो दिमाग में उसको घुसा, बाहर निकल के देखो, गर्मी खत्म हो जाएगी। मजेदार मौसम है ना। बस अब ये लास्ट हमारा है। आवाज जा रहा है या नहीं? हेलो, हाँ, बस ये हमारा लास्ट है, लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट में क्या कहते हैं कि एक टीचर जो है स्टूडेंट के सामने पढ़ा सकता है, उसको समझा सकता है। अब वो स्टूडेंट जब तक नहीं चाहेगा तब तक उसे कोई उसको सिखा नहीं सकता है। ये हमारा यहाँ पे इस प्रकार से समस्या वहाँ पे स्टूडेंट के पास, एक टीचर के पास आते हैं। तो इस प्रकार से निराशा काफी वास्तविक होता है और इस प्रकार से उसको मनाया जाता है, अधिक दिशा निर्माण करता है, तो इस प्रकार से कंप्लीट होता है।
तो ये हाँ, सारे ये। थे, साथ था हमारा हाँ, ऐसे नीचे से। चैलेंजिंग, एक टीचर का चैलेंजिंग था हाँ, और उसका कंटेंट नॉलेज उसके पास होना चाहिए। ये रूम बहुत गर्म रहता है, अभी और ज्यादा वो मस्त पूरा आएगा। तुम लोग कैसे करते थे? हेलो, जी लिए किसी तरह। हाँ कुछ बोल रहे हो क्या? कनक अपना माइक ऑफ करो। कुछ बोल रहे हो क्या? सॉरी। तो ये यहाँ पे हमारा कुछ नहीं, कंप्लीट तो है। बहुत देखो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। किसी प्रकार का अब आपको पूछिए, आपने जनरल नॉलेज पे एक टीचर को क्या क्या चैलेंजेस आता है। आप जब पढ़ाने के लिए गए थे टीचिंग पे, तो वहां भी बहुत इस प्रकार का चैलेंजेस आया होगा। सबसे पहले कि आप स्टूडेंट को समझने में, कौन सा स्टूडेंट किस प्रकार से थिंकिंग वाले हैं, कौन सा स्टूडेंट कैसा क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ये आपको चैलेंजेस आया होगा। और भी चैलेंज ये है कि आप जब जो टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो उस टॉपिक का यदि आपके पास उतना नॉलेज नहीं है, तो फिर स्टूडेंट को शांत नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से एक टीचर के पास नॉलेज होना चाहिए और उसके पास बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी आते हैं। ये सब क्लियर है? आप लोग को क्लियर है? बताइए। हेलो, कोई भी बताइए। हेलो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कहीं पे? यस सर। इसमें जितना भी पढ़े, इसमें कहीं पे पूछना है क्वेश्चन? नो सर। चल ठीक है, ओके, नो। तो सबको आप थैंक यू मेरे ओर से। ठीक है, आप थैंक यू सर। है ना, आप देखो, मैं बस वही क्विज है मेरा 5 क्वेश्चन का, आपको क्विज का अटेम्प्ट करना है और फिर अपना कल का तैयारी करना है। कहाँ गया मेरा क्विज? चलो चलो चलो, आ जाओ जल्दी से। क्विज सही बता रहे हो आप। नेटवर्क जो है ना मेरा थोड़ा स्लो ही जा रहा है, यानी कि पढ़ाते समय हमको छत ऊपर जाना पड़ेगा। चलो जल्दी से। यस, ये चलो, यस ये चलो। आप इसे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके अपना लेफ्ट हो सकते हैं।